हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? उम्मीद भी करते हैं कि आप अच्छे भी होंगे। आज आपका आने वाला है दूसरा वीडियो पहले अध्याय का, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपका वीडियो जो है वो काफ़ी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप थोड़ा पानी वगैरह पी के बैठें और साथ ही साथ कॉपी और पेन लेके बैठें। अगर आप वीडियो को लिखना चाहते हैं, नोट्सों को खुद अपने आप लिखना चाहते हैं नोट्स के लिए, तो आप वीडियो को पहले पूरा देख लें, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा रोक रोक के देख सकते हैं। लेकिन आप पहली बार में पूरी वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से सीख पाएंगे और लंबे समय तक उन्हें याद रख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर देरी किए हुए। और कोई ज़रूरी बात हम आपसे कहेंगे नहीं। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए टाइम नहीं गवाते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नई जुनून के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे पहले कि हमने पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, जाइएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा, देखिएगा और फील करिएगा अपने अंदर फिजिक्स की खुशबू को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम का नियम। तो बहुत ही बिंदास तरीके से इसको हम जानेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, देखते हैं। कूलाम ने क्या बताया कि इस नियम के अनुसार दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, जैसे कि आपके लिए दिख रहे हैं, ये है पहला आवेश कूलाम Q1 और ये जो है आपका ये है Q2, ये दूसरा आवेश है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो दो आवेश हैं, इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उनके आवेशों के गुणन के समानुपाती होता है। किसके? गुणन के। तो इनका हम कर दे रहे हैं गुणा। तो Q1 और Q2 का हमने कर दिया गुणा, और हमारा जो ये आवेश का F कूलाम बल निकल के आया वो इसके कहलाया अनुक्रमानुपाती। बात समझ में आई? यानी कि ये जो Q1 और Q2 है, एक अगर हम इनका गुणनफल कर दें तो इनका जो गुणनफल है वो इस F के कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला उन्होंने क्या बात बताई? अगली बात उन्होंने ये बताई कि आवेशों के मध्य की दूरी r, देखो आवेशों की मध्य की दूरी क्या है? ये r है। ठीक है, के वर्ग, उसकी दूरी का क्या कर दो? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके? 1/r² के। क्लियर? समझ में आई बात? अब देखिएगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और ये Q2 है। ठीक, और इनके लिए जब हम मान लो A प्लस Q आवेश और AB प्लस Q आवेश। अब इससे पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि इनसे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं? बाहर की ओर होती हैं। और जब हम सजातीय पदों को आपस में इसके पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को कैसा करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर हटाते हैं। अब जब ये दूर दूर हटाते हैं, जब इनको हम पास लेके आएंगे तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा या ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? तो देखो, ये जब ज़्यादा एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जब ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए ये कह रहा है ये किसके होता है? ये समानुपाती होता है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब कहने का मतलब ये कि इनका गुणनफल जो है
कैसे होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, बल ज़्यादा लगेगा साहब। और जैसे जैसे हम इसकी डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे, दूर ले जाते चले जा रहे हैं, दूर को ले जाते चले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब ये दूर ले जाएंगे तो हमें बल कम लगाना पड़ेगा ज़्यादा। तो हालांकि क्लियर हो कह रहा ना कि हमें बल जो है वो कम से कम लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने यही बात समझाई कि आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F जो है 1/r²। समीकरण हमने इसको फर्स्ट डाल दिया था, इसको हमने समीकरण डाल दिया सेकंड। अगर हम देखें समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो अगर हम दोनों को कहें तो Q1 Q2, ये देखो Q1 और Q2 और अपॉन r², ठीक। तो अगर हम इनका इक्वल बराबर करेंगे तो F कूलाम आपका आ जाएगा क्या, K Q1 और Q2 अपॉन r², ठीक। ये आपका इस प्रकार से फार्मूला निकल के आया कूलाम के नियम का। अच्छा, यहाँ पर जो K है वो क्या है, K आपका एक नियतांक वैल्यू है। नियतांक क्या वैल्यू होती है, जो जिसकी वैल्यू नियत हो उसको हम क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, जिससे कि आपके आगे न्यूमेरिकल करेंगे उनमें ये काम आएगा। चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा अब K बराबर वैल्यू क्या होती है, K का 1/4πε0, और जो 1/4πε0 होता है इसी का ये जो मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, K की जगह जो यहाँ पर हमारा K बना हुआ था ना, K की जगह हम इतनी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा, एप्सिलेंट नॉट क्या होता है, ये एप्सिलेंट जो नॉट होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 × 85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अगर ये तो अब निर्वात की बात कर ली हमने, क्या कंडीशन बनेगी जब कोई माध्यम ER यानी कि कोई माध्यम जब होता है तो हम उसको एप्सिलॉन r से दर्शाते हैं, ओके। उपस्थित हो तो कूलाम का बल क्या होगा, तो देखो F कूलाम का मीडियन मीन्स क्या होता है, माध्यम, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r और Q1/Q2 अपॉन r²। तो देखो F माध्यम निकल के आएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये कंडीशन कहाँ चली गई, तो देखिए इसको हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर है आपका एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन r, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। तो हमने इन दोनों की जगह पे एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमने सीधा क्या एप्सिलॉन को पुट कर दिया है। समझ में आई चीज़ें आपके लिए। अच्छा, एप्सिलॉन आर क्या होती है, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। निर्वात में कूलाम बल के लिए अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या कंडीशन, वही चीज़ लगाएंगे कि अगर हम निर्वात में कंडीशन को, तो मैंने निष्कर्ष ये जो निकाला वो ये निकाला कि निर्वात के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हम मीडियन के लिए लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, निर्वात का यानी कि F निर्वात जो हमारी ये वैल्यू निकले उसमें हम एप्सिलॉन r का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा ये फार्मूला निकल आएगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। देखें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक स्तर आवेश पर निकाय के अन्य स्तर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक बिंदु के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। चीज़ें मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आई, लेकिन हम समझते हैं। देखिएगा, इसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि किसी एक स्तर आवेश की बात कही है, तो चलो मैंने एक स्तर आवेश मान लिया Q0, ओके। अब देखिएगा उन्होंने एक बात यहाँ पर कही कि अन्य स्तर आवेशों के कारण, ठीक। तो अन्य एक आवेश स्तर मैंने लगा दिया कि Q1, ये आपका Q2 और ये आपका Q3। अब इस Q1 के कारण इस पे बल लग रहा होगा,
Q2 के कारण इस पे बल लग रहा होगा, Q3 के कारण इस पे बल लग रहा होगा। तो उन्होंने एक बात यहाँ पर ये कही है कि जो अलग अलग लगने वाला बल है, ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि लगने वाला परिणामी बल, इन सबका परिणामी बल क्या होगा, उस पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण, यानी इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, कह रहे हैं अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो F जो कुल बल निकलेगा वो किसके बराबर होगा, सदिश योग, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3। ये इन तीनों का बल इसके किसके बराबर होगा, एक कुल बल के बराबर होगा, यानी F नेट के बराबर होगा इन तीनों का सदिश योग का बल। यह है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए अब हम समझते हैं इसका फार्मूला कैसे बनता है। आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी कूलाम बल, अर्थात बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। ये आपका बोर्ड एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो इस प्रकार से आ सकता है, आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी कूलाम बल ज्ञात कीजिएगा, या फिर ये पूछ सकता है कि बहुल आवेशों के मध्य बल ज्ञात कीजिएगा और अध्यारोपण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो हम सीधा सा सिद्धांत को हम समझते हैं। जैसे कि आपका एक यहाँ पर मूल बिंदु है और मूल बिंदु से अलग अलग जो Q1 2 है, अब हम क्या करते हैं कि मूल बिंदु से एक आवेश लेके आते हैं। सर्वप्रथम Q1 आवेश को दिग स्थान पर लाया जाता है। दिग स्थान कौन सा, ये वाला दिग स्थान है आपका, ठीक है। अब इसको लाके तो देखो Q1 से जो Q2 की दूरी है, Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, R12, यानी कि 1 2 जो डिस्टेंस बता रहा है ये R1 से लेकर 2 तक की बता रहा है, 1 से लेकर 2 तक की। अगर हम बात करें Q3 की तो देखिएगा Q1 से 3 की तो R13। अगर हम Q1 से Qn की पता करें तो R1 से n तक की डिस्टेंस। अब Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला कितना है, F1, ठीक। इसके कारण इस पे लगने वाला F12 है। Q3 के कारण इस पे लगने वाला बल कितना है, F13, और Qn के कारण कितना लगने वाला बल है, F1n, ठीक। अब देखिएगा, अब इस आवेश के प्रत्येक आवेश की दूरियां इतनी R12 R1 मैंने आपको बता दी सारी। अब इसको हम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ज्ञात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो सर्वप्रथम हम Q2 आवेश को Q1 के नज़दीक लाकर R1 दूरी पर स्थिर लगने पर जो स्थित करने पर लगने वाला जो बल होगा उसको हम ज्ञात करते हैं। देखिएगा तो Q2 के कारण इस पे लगने वाला बल क्या होगा, तो F12। अभी आपने कूलाम का नियम समझा, तो कूलाम के नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं पर लगने वाला बल, तो Q1 Q2 और अपॉन R1 स्क्वायर, R स्क्वायर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R12, ठीक है। तो R12 का इसका समीकरण फर्स्ट डाल देंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, तो Q3 के कारण कितना बन जाएगा, F13 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R13, क्योंकि जो बीच की डिस्टेंस है ये कितनी है, R13 है, और इसे हम डाल देंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि Qn आवेश के कारण लगने वाला बल, तो F1n के Q1 Q2 और R1n का होल स्क्वायर। अच्छा ये जो है वो क्या बताता है, ये आपका ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में बल लग रहा है, ये हमारे लिए ये दिशा को अंकित करता है, ठीक है। चलिए अब अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो हमने बताया था कि टोटल बलों को जोड़ देते हैं, तो देखिएगा F1 F12 F13 F प्लस डॉट 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 F1n तक, यानी कि जितनी हमारी वैल्यू आती जाएगी उन सबको हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो F12 का मान लगा दिया मैंने, F के
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 R3, और इस प्रकार से FIN का वैल्यू लगा दिया, के Q1 QN अपॉन R1N का होल स्क्वायर, R की कैप लगा दिया और 1N। देखेंगे अब गौर से हम कि इसमें के Q1 क्या है, हमारा कॉमन है। ठीक, तो हमने के Q1 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारा जो वैल्यू बचा Q2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, Q3 अपॉन R13 का, QN अपॉन R1N का होल स्क्वायर और R1, ये तो आपका डायरेक्शन बता रहा है। अब देखिए इन सभी को हम समेट के कैसे लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका सिग्मा का चिन्ह। सिग्मा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के जब हम लिखते हैं तो हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि जो इंटीजर है वैल्यू आई की, हम कहाँ तक 2 पर निकाल रहे हैं। 2 पर लगने वाला बल F1 पर जो लगेगा बल वो किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण। तो हमने वैल्यू आई की कितनी 2 ली है, N की वैल्यू, तो QI बट्टे R1I और R1I। अब देखो F1 के कारण लगने वाला बल जो आपका ये आ जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको ये वाला बताया। अब F2 पर कितना लगेगा, F2 के कारण, तो देखो सिग्मा के Q2 N I की पावर कितनी 1 2। अब मैंने I की वैल्यू 1 और 2 क्यों ली यहाँ पर, क्योंकि देखिएगा Q F2 के कारण उस पर लग रहा है बल और 2 के कारण भी उस पर बल लग रहा है, तो QI1 और R2 का होल स्क्वायर इंटू R21I। अब जो QN आवेश पर निकाय के कारण टोटल बल कितना होगा, तो हम सीधा कर देंगे FN F के GN, क्योंकि हम यहाँ पर बारी से लगाते चले जा रहे हैं। F1 के लिए F1 आया, 2 के लिए यहाँ पर 2 आ गया, इस प्रकार से यहाँ पर नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, N आ जाएगा। N I की वैल्यू 1 तक, 1 से स्टार्ट करेंगे, QI बट्टे RNI और RNI। इस प्रकार से हम परिणामी बल निकाल लेंगे, किसके, अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है सतत आवेश वितरण। ठीक है, अगला हमारा सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण देखिएगा, समझते हैं। किसी धात्विक वस्तु को आवेशित करने पर उसे दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, तो उस आवेशित चार्ज क्षेत्र को अनेक सूक्ष्म आवेश अवयवों प्रत्येक TQ में बांट लेते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक सूक्ष्म आवेश अवयव DQ को एक अकेले आवेश की भांति मानकर फिर इसे संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलित कर लेते हैं। अब देखिएगा, आपको एक सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर सिंपल भाषा में समझा दिया गया कि ऐसा निकाय जिसमें आवेश के पास रखे हों, जो आवेश हैं, एक ऐसा निकाय जिसमें आवेश जो है वो पास रखे हों, तो उस कंडीशन में वो है सतत आवेश वितरण कहलाएगा। और उन्होंने ये बताया है इसमें सतत आवेश वितरण, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, उनका वितरण जो है वो कंटिन्यू हो रहा हो, तो वो फैल जाते हैं। जब हम संपूर्ण पृष्ठ को आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो अनेक सूक्ष्म आवेश DQ में बांट लेते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म आवेश होंगे, DQ का मतलब होता है अत्यंत लघु, छोटी सी वैल्यू को। अब आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आवेश है रैखिक आवेश वितरण। अब रैखिक आवेश का वितरण का तो कोई स्पष्ट अपने आप शब्द कह रहा है, रैखिक आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक, जैसे सरल रेखीयता जैसे कि लंबा तार है आपका, उसमें होता है। अगर सरल रेखीय
लंबे तार में होता है तो चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। अतः रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल। ठीक है, डी क्यू बटे डी एल। अब इन्होंने एक बात यहाँ पर कही है कि चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, जैसे कि आपकी एक ऐसी ये लंबाई है यहाँ से लेके तार, मान लो इसमें कि आवेश दे रखा है क्यू, कोई क्यू आवेश है। अब यहाँ पर इसकी हम इतनी सी वैल्यू पर हम आवेश को पता करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारी 1 mm इतनी डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस पर, इस लंबाई पर कितना आवेश है। तो उन्होंने यही बात कही है कि चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक लंबाई पे कितना है, आप इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे कि 10 सेंटीमीटर का आपका तार है तो 1 सेंटीमीटर में कितना आवेश है, उसी को हम कहते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब होता है जो चीज़ घनी मात्रा में होती है वह कहलाते घनत्व। जैसे कि जनसंख्या घनत्व, वैसे आपका है ये आवेश घनत्व। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें बताया है कि आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला कुल बल F का मान, यानी कि इस पर लगने वाला F का मान के लिए L लंबाई के लिए रैखिक लंबाई अल्पांश जो है, अल्पांश मतलब कम दूरी के लिए हम बोलते हैं अल्पांश, DL लेते हैं, अर्थात DQ बराबर अल्फा DL हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो DQ बन जाए DQ, तो DQ आ गया ये, और इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो लैम्डा DL। अब Q नोट पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, Q नोट आपका ये रहा। ठीक है, तो इस पर कितना परिणामी बल होगा, तो हमने देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है DL यहाँ पे पता किया है। तो देखो हमने अभी पढ़ा है ना कूलाम का नियम कि DF इक्वल 1/4πε0 Q नॉट और DQ। तो Q नॉट तो है, हम इसका परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर। DQ क्या है, एकांक धनावेश, और R इसका यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, ये दिख रही है ना आपको, R। अब DF 1/4πε, अब इतनी वैल्यू की जगह पे हम कितना लिख देंगे, DQ लैम्डा DL। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका क्लियर होता है, फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। अन्य अल्पांशों के कारण परिचय आवेश पर Q नॉट पर कुल बल F नॉट Q नॉट बट्टे 4πε0 और लैम्डा अपॉन R²। जैसा कि इसमें इन्होंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी कि ये बाहर तो लेते हैं, इसके पश्चात प्रत्येक सूक्ष्म आवेश DQ को एक अकेले आवेश की भांति मानकर फिर इसे संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलित कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको संपूर्ण पृष्ठ पर क्या कर दिया है, F, और हमने क्या कर दिया है, समाकलित कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, जानते हैं। प्रत्येक आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इन्होंने सीधी भाषा में ये समझाया है कि ये मान लीजिए आपका है +Q आवेश। ठीक, अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र ये है, इसके चारों ओर का क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से तो इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश ये की है कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का
अनुभव करता है। अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट रख दूँ, क्यू नॉट का मतलब ये परीक्षण कर रहे हैं इसलिए हम नॉट को रखते हैं। तो ये जो आपका आवेश है वो इसके रखे जाने पर ये बल का अनुभव करेगा, ये वाला, ठीक है। तो यही बात उन्होंने कहा। दूसरे शब्दों में भी आप समझ सकते हैं इसके लिए। इसमें उन्होंने बताया है कि किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का प्रभाव क्षेत्र, चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहाँ किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सकता है, वह आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात वही समझ में आ गई ना आपके लिए। यानी कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे किसी परीक्षण आवेश को अगर हम लेके आके रख देंगे यहाँ पर, तो ये जो बल है वह एक बल का अनुभव करेगा, कूलाम बल का अनुभव करेगा। कूलाम ने ही तो बताया था आपके लिए कि दो परीक्षण आवेश आपके पास पास में रखे, दूर दूर ऐसे कर रखे हुए हैं, तो उनका जो गुणनफल है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है और उसकी जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की अगर हम इकाई की बात करें, इसकी ऐसा इकाई की, तो इसकी ऐसा इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अन्य इकाई क्या होती है? अन्य इकाई इसकी वोल्ट मीटर होती है। विद्युत क्षेत्र का अगर हम फार्मूला निकालना चाहें तो कूलाम बल बट्टे परीक्षण आवेश, इसका डिनोटेट करते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए किससे? हम एफ से, ठीक है, और क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो देखो यहाँ से सूत्र से ही क्लियर किया जा सकता है कि एक बल का अनुभव करता है कौन? बल का अनुभव कौन करेगा? दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर दर्शा दिया गया। अच्छा, इसको किसने बताया था? तो सबसे पहले किसने बताया था मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसका अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे तब बता देंगे, अभी नहीं, जल्दी नहीं। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। सदिश राशियों के बारे में हम पहले से आपको वर्णन कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है? M1 L1 T-3 A-1। कुछ हम फैक्ट्स को जानते हैं किसके? विद्युत क्षेत्र के बारे में। फैक्ट्स आपका ये कहता है कि किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। जैसे कि हम समझते हैं इसको, देखिएगा प्लस क्यू आवेश आपका ये रहा, ठीक। तो इससे निकलने वाला जो होगा वो बाहर लंबवत निकलेगा, लंबवत निकलेगा, यहाँ से ये लंबवत निकलेगा इस प्रकार से। लंबवत का मतलब होता है यहाँ से आपका 90 एंगल का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण, 90 अंश का, कितने का? 90 अंश का कोण बनाता हुआ निकलेगा। और प्रवेश करेगा तो माइनस क्यू आवेश है आपका, इस पर जो प्रवेश करेगा तो लंबवत ही प्रवेश करेगा, तो जो प्रवेश करेगा वो लंबवत प्रवेश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो भी 90 का, इस प्रकार से। तो लंबवत ही प्रवेश करेगा और लंबवत ही ये बाहर निकलेगा। चलिए आगे और भी चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने आगे बताया कि विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल अनुभव करे वह समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र का वह बिंदु जिस पर एकांक धनावेश जो है वो परीक्षण आवेश समान विद्युत बल को अनुभव करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? समरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र से जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एकांक धनावेश अलग अलग विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समरूपी विद्युत क्षेत्र। जैसे कि मान लो कि एक पृष्ठ है इस प्रकार से, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर भी, 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 हर जगह पे क्या करे? वो एकांक जो धनावेश है परीक्षण आवेश समान विद्युत बल का अनुभव करता है। यहाँ पर भी विद्युत बल का समान अनुभव करता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह पे। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम समरूपी विद्युत बल कहते हैं। अब बात आती है दूसरे पे। दूसरी उन्होंने कंडीशन क्या बताई है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे? वो अलग विद्युत बल अनुभव करे। यहाँ पर अलग विद्युत बल अनुभव कर रहा है, यहाँ अलग 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 कर रहा है, तो वो कैसा कहलाता है? आपका असमरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
ठीक है। अब हम समझते हैं विद्युत बल रेखाएं के बारे में। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शन करने के लिए वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का एक सुझाव दिया। उन्होंने क्या बताया कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो विद्युत क्षेत्र में जो खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र। चिकना वक्र का मतलब ये है भाई कि ऐसा वक्र, चिकना तो चिकना ही होता है, क्या अलग से समझाएं इसको, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम इसको अलग तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करती है। अब आप इसको एक चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम विद्युत बल रेखाओं को, करंट विद्युत को हमें अगर दर्शाना है विद्युत क्षेत्र को, तो हम कैसे दर्शाएंगे कि विद्युत क्षेत्र कौन सा है? तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो आपके वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराडे, उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने एक बताया कि ऐसा काल्पनिक वक्र पृष्ठ खींचा जाए जो एक विद्युत की दिशा को इंगित करे। ठीक है। अब देखिएगा, आप विद्युत क्षेत्र को समझ गए कि यानी कि प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे कोई अन्य आवेश आए तो उसके बल का अनुभव करे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब वो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो अलाव आप जला लेते हैं और अलाव जला के जब आप उसके और पास खड़े हो जाते हैं तो उसकी आग जो है वो चारों तरफ कहाँ कहाँ तक आप महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब वह आग का क्षेत्र है। उसी प्रकार से आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अन्य आवेश को अगर हम उसके पास में लेके आएंगे तो यह इसके बल का अनुभव कर पाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हुआ ना कुछ? ठीक है। अब देखो, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तो हम इसको इस चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि प्लस क्यू आवेश है, इसमें से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं। अब कैसे निकलती हैं विद्युत बल रेखाएं? देखो, मुंह से बोला करो, कैसे निकलती हैं? तो विद्युत बल रेखाएं आपकी 90 अंश का यानी कि लंबवत निकलती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हुई। तो देखो ये निकल रही है ना बहुत सारी इधर उधर। तो ये है आपका पृष्ठ ए और ये है पृष्ठ आपका बी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है पृष्ठ ए से बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं। एक ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये और यहाँ से कितनी निकल पा रही हैं? जैसे कि 1 2 3, चौथी वाली जो है थोड़ी सी टच कर रही है। चलो मान लेते हैं कि 4 कर रही हैं। तो यहाँ पर कितनी कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितनी कर रही हैं? 4। तो उन्होंने क्या बात बताई कि विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं जहाँ पर, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो आप कहेंगे कि A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन B, यानी कि पृष्ठ ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और पृष्ठ बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तीव्रता का मतलब ये है कि कहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माप पा रहे हैं। तो पास में ज़्यादा, अरे भैया आग जल रही है, आग के पास में ज़्यादा खड़े हो गए, आग ज़्यादा तेज जलेगी, ज़्यादा तेज लगेगी, आपको तपन ज़्यादा लगेगी। अब आप जहाँ खड़े हो जाओगे यहाँ पर दूर पे, यहाँ कम लगेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जाता है। चीज़ें समझ में आई? आपके लिए कुछ समझ में आई? तो देखो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? पहले गुण को समझ लो, बाद में बात समझ लेना। ठीक है। तो हम इसके पार्ट को अगला एक्सप्लेन कर रहे हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। हम आपको पहले बता चुके हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ करती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब देखो, इसमें हम आपको ये चीज़ बता चुके थे, ये लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है। और लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। इसको अगला जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे समझाया है। देखिएगा, इन्होंने कहा कि धनात्मक से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक पे समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से देखो,
धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश पे ख़त्म हो जा रही हैं। यहाँ से ऋण आवेश से धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश पे समाप्त हो जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, परंतु ये रेखाएं बंद पास नहीं बनाती। बंद पास का मतलब समझते हो? देखो मैं ये क्या बना रहा हूँ, बंद पास बना रहा हूँ, ठीक है, ये बंद पास बना रहा हूँ पूरा। इस प्रकार से पूरा बना दूंगा गोला तो बंद पास बन जाएगा। तो ये बंद पास नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि ऐसे करके घूम के आई और ऐसे करके घूम के चलेंगी, यहाँ पर आई और यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। प्लस क्यू से आई और माइनस क्यू पे समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, जब प्लस प्लस क्यू आवेश जो हम इनको रखेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, है ना, ये दूर दूर हो जाएंगी। तो देखो ये निकल रही, दूर दूर जा रही हैं। और हाँ, अगर प्लस माइनस का होता तो वो आकर्षित कर लेती हैं। तो सजातीय जो होती हैं एक ही जाति की तो वो प्रतिकर्षित हो जाती हैं, विजातीय वाले आपस में चिपक जाते हैं। अगला पॉइंट समझ लीजिएगा। विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि हमने इस प्रकार से कह दिया, और इसके अगर कोई स्पर्श लाइन हम खींचते हैं तो हमें ये इसकी डायरेक्शन पता चलती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अगली लाइन पे अगर फिर इसी लाइन पे हम दूसरा अगर खींच देते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाती है कि विद्युत क्षेत्र की हमारी दिशा क्या है, ठीक है। अब देखो, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती हैं? तो अगर वो काट दें, यदि वो काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे कि एक दूसरे को, जैसे एक ये बल रेखा, एक ये बल रेखा है। अब इस बल रेखा को अगर मैं इसके आगे खींचूँ तो इसका यहाँ पर पहला विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। इसका अगर यहाँ पर, तो इसका यहाँ से सीधा खींचेंगे हम तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमारा दूसरा आ गया। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो सिर्फ एक ही अंकित हो सकती है, दो नहीं हो सकती। अगर दो होती हैं, जो कि कैसी हैं, बिल्कुल असंभव है। तो एक ही बिंदु पर क्यों नहीं खींची जा सकती हैं? आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। एक बिंदु पर क्यों नहीं बन जा सकती? क्योंकि हमारी दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं अंकित होगी, जो कि संभव नहीं है। केवल एक दिशा ही कटान बिंदु पर संभव है। देखें, धन आवेश से निकलने वाली ऋण आवेश की ओर जाने वाली बल रेखाएं की संख्या जो है वो आवेश के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि प्लस क्यू 2q आवेश है, माइनस क्यू आवेश 1q आवेश है। अब यहाँ से क्या होता है, प्लस 2q आवेश से 16 बल रेखाएं निकलती हैं तथा माइनस क्यू पर केवल 8 बल रेखाएं पहुँचती हैं। तो देखो कितनी पहुँची, 1 2 3 4 ये कितनी पहुँची, 8 गई। निकली कितनी थी, 16। तो 16, बाकी 8 जो थी वो इधर निकल गई और बाकी की 8 इधर आ गई, ठीक है। तो इन्होंने यही बात कही है कि धन आवेश से निकलने वाली अथवा ऋण आवेश की ओर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या परिणाम के अनुक्रमानुपाती होती हैं। अच्छा, ये अगर आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो भाई इस चैनल के लाइक कर दें इस वीडियो को। अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, अगर मन ना करे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और सीधी सी बात है कि आप नोट्स अगर पाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9737382702 पे। इस पे आपके नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर। तो आप वीडियो देखते देखते नोट्स को लिखें नहीं, जिससे कि लिखेंगे अगर आप तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी, और जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।